एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरू करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी की सलाह। जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8-9 में अयोग्यता का प्रावधान है। दिल्ली में कैदियों के कानून में कई बातें कही गई हैं। किसी कैदी को सीधे तौर पर नहीं कोई दस्तावेज की बात यहाँ पर, जेल में फाइलें लाना नैतिक रूप से ठीक नहीं है, जिस बात का जिक्र उनकी ओर से किया जा रहा है। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिक तौर पर यह बात उनकी ओर से कही जा रही है। जज हैं अजय रस्तोगी जिनकी ये सलाह है। जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8-9 में अयोग्यता का प्रावधान है। दिल्ली में कैदियों के कानून में कई बातें कही गई हैं। किसी कैदी तक कोई दस्तावेज सीधे तौर पर नहीं जा सकता, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर ये ठीक नहीं है जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल दरअसल सलाखों के पीछे से ही सरकार चला रहे हैं। कई जो उनके संदेश मैसेजेस रहते हैं वो सीधे तौर पर उनकी पत्नी पढ़ती हुई नजर आती हैं। अब वहीं से ही वो आदेश जारी करते हैं, जैसे बिल को लेकर उनकी ओर से आदेश जारी किया गया। तो इस तरह से तमाम प्रयास उनकी ओर से जेल में से ही किए जा रहे हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जेल में फाइलें लाना नैतिक रूप से ठीक नहीं है। और देखिए पूजा, इससे पहले भी बीजेपी भी लगातार यही बातें कहती हुई आई है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखें तो उनको कोई कंपल्शन नहीं है इस्तीफा देने के लिए, लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। एक सरकार को जेल के अंदर से चलाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको मीटिंग्स के लिए परमिशन चाहिए, आपको किसी भी फाइल को अंदर बाहर भेजने के लिए परमिशन चाहिए, और जेल से बार बार परमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। फॉर्मेलिटीज में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और मीटिंग्स कैसे आप होल्ड करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब आप एक मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी देश की राजधानी के जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है आपके कंधों में। ऐसे में कैसे आप मीटिंग्स करेंगे, आप निर्णय लेंगे, ये बड़ा चैलेंज होता है। और इसीलिए फिलहाल ये सलाह यहाँ पर पूर्व जज के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भूपेश के गढ़ में बीजेपी का चुनावी शंखनाद देखने को मिला। 6 अप्रैल को आपको बता दें कि राजनांद गांव में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 8 को कोड़ागांव में मोदी की जनसभा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी जल्द यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और भूपेश का गढ़ माना जाता है जहां पर बीजेपी अब चुनावी शंखनाद शुरू करने वाली है और चुनाव प्रचार करने वाली है। 6 अप्रैल को राजनांद गांव में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह और 8 को कोड़ागांव में वो मौजूद रहने वाले हैं। मोदी के जनसभा में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी जल्द यहां पर पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताते हैं, बूढ़ा हो रहा केरल। पहली बार नए वोटर्स 80+ वालों से 57% कम है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर ही ये खबर है और यहाँ पर फिलहाल एक सर्वे किया गया। दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत राज्य केरल अब बूढ़ा हो रहा है। यहाँ बुजुर्गों नौजवानों की आबादी में जबरदस्त अंतर आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 18 से 19 साल के युवाओं की तुलना में 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वोटर्स की संख्या 57% है। साल 2019 में फासला 47 था तो 2014 में 36 के आसपास। अब आप कंपैरिजन करके देखें तो 57% अब हो गया है, करीब 10% बढ़ गया है साल 2019 से। अब इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 2,88,533 है, तो वहीं पर 80+ के बुजुर्गों की संख्या आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 6,59,227। और ऐसे में बाहर जाने के चलन लगातार इसी को लेकर फिलहाल ये जो 80+ वालों की जो संख्या बढ़ती जा रही है। पहले नौजवानों का केरल छोड़ना, दूसरा प्रजनन दर में गिरावट, तीसरा औसत जीवन प्रत्याशा अधिक होना। तो ये फिलहाल आंकड़े यहाँ पर बताए गए। 7 बड़े राज्यों में बुजुर्ग वोटर्स की स्थिति भी बताई गई है। पूरा चार्ट यहाँ पर बताया गया दैनिक भास्कर में। बिल्कुल, बढ़ते हैं खबरों में आगे। 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक तैनात और चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैनाती की है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और झूठी सूचनाओं पर चुप नहीं बैठेगा इलेक्शन कमीशन। झूठी सूचनाओं का इलेक्शन कमीशन करेगा पर्दाफाश और यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक में एक विशेष पर्यवेक्षक तैनात। ओडिशा, आंध्र प्रदेश में विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। तो 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहा था तभी इस बात का जिक्र किया गया था। और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। चुनाव आयोग ने यूपी, कर्नाटक समेत 6 राज्यों में तैनात किए विशेष पर्यवेक्षक। तो चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रशासनिक सुरक्षा और व्यय संबंधित निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी, नियुक्ति कर दी है। आयोग ने कहा है कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले इन पूर्व लोक सेवकों को चुनाव प्रक्रिया की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है और ये पर्यवेक्षक खासकर पैसा, ताकत और फर्जी सूचना से उपजी चुनौतियों की निगरानी करेंगे।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे जिन राज्यों की जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है, वहां विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी विशेष पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सीधा सीधा ये मतलब है चुनाव आयोग का कि जहां पर जनसंख्या 7 करोड़ से ज़्यादा है जिन राज्यों में, वहां पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जैसे कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसके मद्देनज़र विशेष पर्यवेक्षकों को यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, मौसम गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 10 लाख पोलिंग बूथों पर सुविधाएं देने के आदेश है। चुनाव में पोलिंग बूथ पर ORS भी रहेगा। अभी जागो भारत के दौरान में ही अखबारों में छपी कई रिपोर्ट्स का जिक्र हमने किया कि आने वाले दिनों में इस बार गर्मी पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने जा रही है। और चुनाव के दौरान ही, क्योंकि देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, 1 जून तक वोटिंग होगी, तो ऐसे में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। कई राज्यों में खासतौर पर परेशानी होगी। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, ये वो राज्य हैं जहाँ पर तपा देने वाली गर्मी होगी और ऐसे में जो वोटर्स पहुँचने वाले हैं उनके लिए ये थोड़ी रियायतें रखी जा रही हैं कि मान लीजिए वहाँ पर वो जा रहे हैं, किसी को चक्कर ना आ जाए तो ORS वहाँ पर रखा जाएगा। इस तरह के तमाम प्रयास किए जाएंगे गर्मी के मद्देनज़र में, ताकि चुनाव पर कोई ऐसा ना हो, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचकर परेशान ना हो, और अगर परेशान है तो थोड़ी राहत उनको ज़रूर मिले, किसी भी तरीके से उनकी तबीयत ख़राब ना हो। तो इसीलिए इन तमाम कदमों को उठाने की बात की जा रही है। और देखिए, इसी बुलेटिन के माध्यम से हमने ये भी बताया था कि चुनाव आयोग ने इस बार मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि चुनाव इस बार लेट हो रहे हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 26 मई तक ओथ सेरेमनी भी हो गई थी और इस बार तो रिजल्ट ही 4 जून को आएंगे। ऐसे में गर्मी से तमाम जो वोटर्स हैं उनको जूझना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए राजस्थान से खबर, जहां पर लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सभा हुई। देश विरोधी परिवारवादी ताकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। इंडी गठबंधन कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला उन्होंने कहा कि परिवारवादी ताकत के खिलाफ में राज्य रहा है ढाल। और कोटपुतली में विजय शंखनाथ रैली को संबोधित यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और मोदी का नया नारा 4 जून 400 पार, 400 पार का नारा तो बीजेपी लगातार दे रही थी, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट्स आने वाले हैं। नया नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जनसभा के दौरान दिया और कहा कि 4 जून 400 पार। ऐसी तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए और राजस्थान में यह प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम रहा। आगे बढ़ते हैदराबाद प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सिलसिला शीर्ष पर है। 2023-24 में ULBS के टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो सिलसिला शीर्ष पर 31 मार्च तक 99.52 कलेक्शन हुआ। तेलंगाना की बात करें 140 ULBs के बीच शीर्ष पर सिलसिला रहा है। तो ये खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सिलसिला शीर्ष पर। आगे बढ़ते खबरों में आके और बात अब IPL की कर लेते हैं। लखनऊ से 28 रन से जीता मैच। डिकॉक और मयंक के दम पर RCB को हराया और घर में लगातार दूसरी हार। बेंगलुरु में भी दौड़ी राजधानी एक्सप्रेस। तो मयंक एक्सप्रेस पर सवार लखनऊ की दूसरी जीत। इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र। और इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां कार शोरूम में भीषण आग लग गई है। देर रात शोरूम में आग लगी थी और आग से भारी नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया। देर रात शोरूम में आग लगी थी। बड़ी जानकारी इस वक्त, जहां पर ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। देर रात कार के शोरूम में आग लगी। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर कार शोरूम में आग लग गई। देर रात की तस्वीरें हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद में काबू पाया गया। फिलहाल तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर कार शोरूम में आग लग गई। फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग किन कारणों की वजह से लगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ मंजर रहा होगा। फिलहाल कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा यहां पर हुआ है। गाजियाबाद के कार शोरूम में आग की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि तुरंत दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, जो कि मौके पर पहुंचने आग बुझाते हुए दमकल कर्मी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो गाजियाबाद से ये तस्वीर, जहां कार शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तस्वीरें देखिए, भयावह आग की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां एक कार शोरूम में भीषण आग। फायर कर्मी को जब ये जानकारी लगी तो आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंची
और पानी के बौछार के जरिए देखिए किस तरह से आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका है। आकलन जारी है। आग किन वजहों से लगी इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। और रंजना, साहिबाबाद में बताया जा रहा है कि इस शोरूम में आग लगी है। साहिबाबाद में कार के शोरूम में आग लगी और आपको बता दें कि फिलहाल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। साहिबाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित कार के शोरूम में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे, यानी कि आज सुबह करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। सूचना पर तुरंत दमकल कर्मी पहुंचते हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद की मूसी नदी से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। मूसी नदी से 50 मीटर की दूरी पर निर्माण नहीं किया जा सकता। नदी के दोनों किनारे आरक्षित होंगे। परिवहन से लेकर कई विकास कार्यों के लिए आरक्षित होंगे। हैदराबाद की मूसी नदी से जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी से 50 मीटर की दूरी पर निर्माण नहीं किया जा सकता। सबसे पहले नदी के दोनों किनारे आरक्षित होंगे। तो हैदराबाद की मूसी नदी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, जहां मूसी नदी से 50 मीटर की दूरी पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। नदी के दोनों किनारे आरक्षित होंगे। परिवहन और कई विकास कार्यों के लिए ये आरक्षित किए गए हैं। बढ़ते खबरों में आखिर और अगली बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते चले। देखिए, बीजापुर में 10 नक्सली ढेर हुए। मरने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद है। साल अब तक मारे गए 43 नक्सली, अखबारों में भी इसका जिक्र है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस घटना के साथ इस साल अब तक बीजापुर जिले में बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 43 नक्सली मारे गए हैं। देखिए, पूरा इलाका जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सोमवार को सुरक्षा बलों को नक्सल रोधी अभियान के तहत रवाना किया गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया टीम की तरफ से और दल ने DRG, STF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के जवान इसमें शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि दल जब लेंड्रा गांव पहुंचा तब जंगल था वहां पर और तब मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई और उसके बाद नक्सली वहां से भाग गए। बाद में जब घटनास्थल की तलाशी ली गई तब वहां एक महिला समेत 10 नक्सलियों के शव मिले हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन की मजबूरी, नेतृत्व जरूरी, अपने मुद्दे छोड़ बीजेपी के साथ सहयोगी दल। बीजेपी के घोषणा पत्र पर चुनाव में उतरेंगे एनडीए के सहयोगी। यानी इस बार जो एनडीए के सहयोगी हैं उनका अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा, बल्कि मैनिफेस्टो बीजेपी का ही होगा। एनडीए का इस बार एक मैनिफेस्टो है, दलों के अलग अलग मैनिफेस्टो नहीं होंगे। जो मैनिफेस्टो बीजेपी तैयार करेगी वही मैनिफेस्टो एनडीए का होगा। ये एक अहम जानकारी इस वक्त है। लोकसभा के चुनाव को लेकर बड़ी अहम जानकारी है। आमतौर आपने ये देखा होगा कि सीट शेयरिंग के बाद में एक दूसरे के चुनाव चिन्ह पर जो प्रत्याशी रहते हैं पार्टीज के, वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन इस बार एनडीए में मैनिफेस्टो भी सेम होगा। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का जिक्र कर देते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक देश में सूख रही हैं कई सारी नदियां। 13 नदियों में नहीं बचा है पानी। और आपको बता दें कि 2,86,000 गांव पर संकट मंडरा रहा है पानी को लेकर। 35.2% इलाकों में सूखा पड़ रहा है। 150 जलाशयों से जल भंडारण की क्षमता गिरी है, जो कि एक चिंताजनक खबर है। और अभी हम कर्नाटक से जुड़ी हुई खबरें भी आपको बता रहे थे इसी बुलेटिन के जरिए, किस तरीके से पानी का संकट गहरा रहा है। पूजा, वहां पर पीने के पानी की किल्लत हो रही है। फाइन इंपोज कर दिया गया। स्विमिंग पूल्स में आप पीने का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो साफ पानी है उसके यूजेज के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, क्योंकि पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में केंद्रीय जल आयोग ने अब एक नया आंकड़ा सामने रख दिया, जिसके मुताबिक देश में नदियां सूख रही हैं। 13 नदियों में पानी नहीं बचा है और 2,86,000 गांव पर इसका कुल संकट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। 2 दिन साफ रहा मौसम। 3 दिन 5 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट, साथ ही बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। इस हफ्ते 2 बार सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 5 दिन बाद अटल रोहतांग टनल मार्ग वाहनों के लिए बहाल। दैनिक भास्कर में लिखा हुआ हेडलाइन, 2 दिन बाद साफ रहा मौसम, 3 दिन 5 जिलों में बर्फबारी, बारिश का अलर्ट, 5 दिन बाद अटल रोहतांग टनल वाहनों के लिए बहाल हुई। और
कुछ खबरें और है। लाहौल में भूकंप के झटके 3.5 की तीव्रता। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मंगलवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुल्लू से खबर है, मनाली के लॉन्ग मार्ग पर्यटक वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है, जिसके चलते अब पर्यटक अटल रोहतांग टनल का फिर से दीदार कर पाएंगे, जबकि इस मार्ग में सिस्सू में सड़क में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से लोग वहां पर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, घूम नहीं पा रहे थे। इस हफ्ते 2 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के लिए, मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर में और ऊना जिला, यहाँ पर 3 से 5 अप्रैल तक कुछ एक इलाकों पर तूफान, आसमानी बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 7 अप्रैल से मौसम साफ होने का अनुमान है। यानी कि ऊपरी इलाके जैसे कि आपको बताया, शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जो हिमाचल के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 3 से 5 अप्रैल तक कुछ एक इलाकों में तूफान और मौसम खराब होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे, इरोड किसान संघ का स्टेटमेंट। सीएम स्टालिन का नेहरू के बारे में गलत स्टेटमेंट। एलवीपी कालिंग नारायण नेहरू के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया गया है और संचित एकड़ की संख्या की गलत जानकारी शेयर की गई है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन की मजबूरी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। नेतृत्व जरूरी, अपने मुद्दे छोड़ बीजेपी के साथ सहयोगी दल। बीजेपी के घोषणा पत्र पर चुनाव में उतरेंगे एनडीए के सहयोगी। तो देखिए, बड़ी अहम जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर। गठबंधन की मजबूरी, नेतृत्व जरूरी। देखिए, बड़ा क्लियर है कि गठबंधन के जो लोग हैं, एनडीए में जो लोग हैं, उनको समझ में आ चुका है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे उनकी भी पार्टी की नैया पार लग सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा खींचतान कुछ ही राज्यों में नजर आ रही है, इसलिए बातचीत में जल्दी बात भी बन पा रही है। हालांकि ये बात और है कि अभी तक, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, अभी तक बैठकों का दौर चलता रहा। इसीलिए माना जा रहा है कि बहुत ही गठबंधन की मजबूरी है कि पीएम मोदी का नेतृत्व ज़रूरी है। बीजेपी घोषणा पत्र पर चुनाव में उतरेंगे तमाम दल, यानी एनडीए का एक घोषणा पत्र होगा, यानी जो बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी वही एनडीए का घोषणा पत्र होगा और उसी घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि एनडीए के पास में फेस है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए, इसमें चाहे आप कुछ भी मान कर चले, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ दिन ब दिन लगातार बढ़ा है। लोगों के बीच में उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको याद होगा 2014 का चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया और उस मोदी लहर में जो नई सीटें कभी बीजेपी की निकली, वहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त हासिल की। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में लगा कि इस बार बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन आखिर में आते आते बीजेपी ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और दूसरी बार में आंकड़ा 300 पार किया। इस बार का टारगेट है 400 पार। इसलिए बहुत ही एक लाइन में चीज़ें क्लियर है। विपक्षी लोगों के ऊपर तो हमले की बात है ही, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं उनको एक लाइन में बड़ी तस्वीर साफ है कि एकदम साथ चलना होगा और जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है जीत के लिए, आप उसके अनुरूप चलें तो जीत हमारी बड़ी होगी। जो 400 पार के आंकड़े का जिक्र हम कर रहे हैं, वो 400 पार का आंकड़ा हम अचीव कर पाएंगे और उसी के लगातार जद्दोजहद जारी भी है। तो एक ही मैनिफेस्टो होगा एनडीए का। अब बीजेपी का मान लीजिए कि महाराष्ट्र की अगर बात उठाएं आप, मानिए तो वहाँ पर मान लीजिए कि अगर शिवसेना या फिर एनसीपी अगर ये साथ में हैं, तो ऐसा नहीं कि इनका अपना अलग मैनिफेस्टो होगा, एक ही मैनिफेस्टो होगा सबका। बात अब राजस्थान की। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने के लिए ताकत झोंकी जा रही है। केवल जीत नहीं, रिकॉर्ड रिपीट चाहिए, भजन लाल शर्मा ने ये बात कही। प्रदेश में परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, गहलोत के द्वारा ये कहा गया। तो दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर भजन लाल शर्मा ने यह कहा कि केवल जीत नहीं, रिकॉर्ड रिपीट चाहिए। अभी हमने देखा कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीतकर अपना परचम लहराती हुई नजर आती है। वहीं अशोक गहलोत के द्वारा यह कहा गया कि प्रदेश में परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं। कोटपूतली में अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। राम राम सा से अभिवादन किया उन्होंने लोगों का। सभी नेताओं से कुर्सियों पर मिलने के लिए पहुंचे, 1-to-1 फीडबैक लेते हुए भी नजर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से एक अलग अंदाज नजर आता है। कोटपूतली का उनका दौरा, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आए और लोगों के साथ संवाद भी कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन सभी नेताओं से कुर्सी के पास उनके गए, 1-to-1 फीडबैक लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, राम राम सा से अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लगातार पीएम मोदी कभी राजस्थान, कभी
आपने देखा है कि साउथ के दौरे पर कभी कहीं जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा फिलहाल दिया गया और इसी कड़ी में कोटपुतली से कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, उज्बेकिस्तान के मरीज के 2 ऑर्गन एक साथ ट्रांसप्लांट। बेटी ने लिवर और पत्नी ने किडनी डोनेट किया। 16 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। तो देखिए, एक शख्स जिसे 2 ऑर्गन की जरूरत थी और मरीज के 2 ऑर्गन का एक साथ ट्रांसप्लांट हुआ है। उज्बेकिस्तान का ये पूरा मामला है, जहां आपको बताते चले कि बेटी ने लिवर और पत्नी ने किडनी डोनेट किया। ये दोनों ऑर्गन जो है उस मरीज के शरीर पर एक साथ ट्रांसप्लांट किए गए। आगे बढ़ते हुए बात होगी नई दिल्ली की। ऑनलाइन फ्रॉड पर शिकंजा कसने की तैयारी। 15 से स्मार्टफोन पर कॉल फॉरवर्डिंग बंद। टेलीकॉम कंपनी को ढूंढने होंगे वैकल्पिक तरीके। और ऐसे में *401# से स्कैमर्स कर रहे हैं धोखाधड़ी। 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी। यानी जो कॉल फॉरवर्डिंग होता है ना, ये कॉल फॉरवर्ड अब नहीं हो पाएगा और इसकी वजह है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो लगातार इसके ज़रिए हैक कर रहे हैं और *401# से स्कैमर्स धोखाधड़ी लगातार कर रहे हैं 15 अप्रैल से। इसलिए जो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। 15 से स्मार्टफोन पर कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी। जो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपके पास रहता है वो बंद हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनी इसके लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढेंगी। और इस बीच अगली खबर, यूजर के प्राइवेट मैसेजेस पढ़ने की मंजूरी मिल गई है। फेसबुक के, आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स को मंजूरी दी है फेसबुक ने। केस के दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है। सेफ मैसेज का दावा था और इस बीच उसी में गड़बड़ की खबर भी सामने आई। फिलहाल यूजर के प्राइवेट मैसेजेस पढ़ने को मंजूरी मिल गई है। अमेरिका में मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। 5 सांसदों ने न्याय विभाग से जवाब मांगा। पहली बार एक साथ आए सभी भारतवंशी सांसद। आरोपी का सुराग न मिलने का डर इस वक्त है। तो इस वक्त जो 5 सांसद एक साथ आए और सवाल पूछा है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मंदिरों पर हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसीलिए संसद में जवाब मांगा गया और पहली बार सभी भारतवंशी सांसद एक साथ आए। आरोपी का सुराग नहीं मिलने का डर है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी एसआई भर्ती 2021 की। आरोपियों के मोबाइल में मिला था प्रश्न पत्र। परीक्षा वाले दिन लीक हो गया था पेपर। गुपचुप पेश कर दी चार्जशीट। बीकानेर और पाली में पकड़े गए थे अभ्यर्थी। परीक्षा सेंटर और बाहर पकड़े गए थे अभ्यर्थी। बीकानेर से खबर है स्कूल सचिव ने पेपर चुराया। पाली से खबर यह कि पेपर के साथ अभ्यर्थी पकड़ा गया था। आपको याद होगा पेपर लीक मामला, जो कि लगातार सुर्खियों में रहा और इसी पेपर लीक मामले को लेकर खबर यह है कि गुपचुप तरीके से चार्जशीट पेश कर दी गई। मोबाइल में ही प्रश्न पत्र मिला था। और इस बीच एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले में एसओजी ने 15 और ट्रेनी एसआई को पकड़ लिया है। परीक्षा सेंटर के बारे में पूछा तो बता नहीं पाए ये लोग और परीक्षा केस सेंटर पर दी थी और परीक्षा केस सेंटर पर दी गई थी, ये जानकारी नहीं दी। 19 अप्रैल गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि 19 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 34 पकड़े गए और 110 रडार पर हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और जिनको पकड़ा जाएगा आने वाले समय में, ये जानकारी मिल रही है। अगली खबर जयपुर से। भाजपा कांग्रेस में होती सीधी लड़ाई। अन्य दल निर्दलियों की दाल नहीं गल पाई। कई प्रत्याशियों से ज्यादा वोट तो नोटा को मिले। 3 चुनाव में 93 प्रत्याशी गंवा चुके जमानत। 2 बार से बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो जयपुर से खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है और इसी बीच ये तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आपको दिखा भी रहे थे और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से